पाल वंश शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक अत्यंत अराजकता की स्थिति बनी रही। किसी शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता के उत्थान नहीं होने तथा व्याप्त अराजकतापूर्ण स्थिति से तंग आकर वहाँ की जनता ने 8वीं सदी के मध्य में गोपाल नामक किसी व्यक्ति को अपना शासक चुना, जो बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश का संस्थापक बना। पाल वंश की जानकारी के स्रोत के रूप में धर्मपाल का खलीमपुर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रलेख, महिपाल प्रथम के वानगढ़, नालंदा तथा मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेखों के अतिरिक्त गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट अभिलेख तथा संध्या का नंदी का रामचरित प्रमुख है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के प्रारंभिक जीवन तथा कार्यों के विषय में हमें बहुत कम जानकारी है। परवर्ती अभिलेखों में बताया गया है कि उसका पिता में दैत विष्णु एक विद्वान था तथा उसका पिता एक योग्य सैनिक बंगाल के पुंड्रवर्धन क्षेत्र के क्षत्रिय परिवार से संबंध था। बंगाल के सामंतों ने अपने स्वार्थ का बलिदान करते हुए गोपाल की योग्यता से प्रभावित होकर 750 ईस्वी से उसे अपना शासक बनाया। 750 ईस्वी से उसे अपना शासक बनाया। उसने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। इस मध्य उसने अनेक युद्ध बंगाल के पुंड्रवर्धन क्षेत्र के क्षत्रिय परिवार से संबंध था। बंगाल के सामंतों ने अपने स्वार्थ का बलिदान करते हुए गोपाल की योग्यता से प्रभावित होकर 750 ईस्वी में उसे अपना शासक बनाया। उसने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। इस मध्य उसने अनेकों युद्ध द्वारा राज्य का विस्तार किया तथा राज्य को एक सुदृढ़ सांगठनिक आधार प्रदान किया। यह व्यक्तिगत रूप में बौद्ध धर्मानुयायी था। नालंदा तथा ओदंतपुरी में उसने एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया। गोपाल का पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी अत्यंत योग्य शासक साबित हुआ। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल के समय ही उत्तरी भारत में कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका तैयार हो रही थी, क्योंकि इस समय कन्नौज पर अपेक्षाकृत कमजोर आयुध वंश का शासन था। दूसरी तरफ मालवा तथा राजस्थान के प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट गंगा घाटी के उर्वरक भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरे मनोबल एवं सैन्य बल से प्रेरित हो रहे थे। अपने विस्तारवादी अभियान के प्रारंभिक चरण में पहले प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ, फिर उसे राष्ट्रकूट ध्रुव से भी हार का सामना करना पड़ा, किंतु धर्मपाल ने प्रतिहार शक्ति पर हुए राष्ट्रकूटों के आघात से लाभ उठाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्र युद्ध को शासन से हटाकर चक्र युद्ध को
अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बनाया। इस राज्यारोहण के परिप्रेक्ष्य में कन्नौज में धर्मपाल द्वारा आयोजित सभा में भोज, मत्स्य, मंद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गांधार तथा कांगड़ा कीर के शासकों ने धर्मपाल को शासक स्वीकार किया। धर्मपाल ने स्वयं भी सकलोत्तरापथनाथ की उपाधि ग्रहण की। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरडेल के लेखन से इस बात की पुष्टि होती है, किंतु धर्मपाल की यह सफलता दीर्घकालिक साबित नहीं हुई, क्योंकि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपने ऊपर हुए राष्ट्रकूट हमले से उबरते हुए कन्नौज की गद्दी के चक्र युद्ध को अपदस्थ करते हुए धर्मपाल को चुनौती दी तथा मुंगेर के युद्ध में उसे पराजित भी किया। किंतु उसी समय राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय का प्रतिहार राज्य पर एक भीषण हमला का फायदा उठाते हुए धर्मपाल ने अपने राज्य के अधिकांश भूभाग को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार धर्मपाल एक योग्य शासक था। उसने पश्चिम में पंजाब से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बरार तक अपनी शक्ति स्थापित की। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तथापि वह सभी धर्मों का आदर करने वाला था। उसने अपने दरबार में प्रसिद्ध विद्वान हरिभद्र को संरक्षण दिया तथा विक्रमशिला एवं सोमपुरी जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना की। धर्मपाल के पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी का साम्राज्य पाल शासन के चरमोत्कर्ष का काल था। उसने आक्रामक नीति से पिता से पराजय में पाए हुए साम्राज्य को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसका विस्तार भी किया। देवपाल ने प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज से खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्य तक आक्रमण किया। पूर्वोत्तर में उसने असम तथा उत्कल में शासकों से अपना आधिपत्य स्वीकार कराया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि देवपाल का तिब्बत से भी युद्ध हुआ था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना। पाल वंश के इतिहास में 850 से 998 ईस्वी तक अवनति का काल रहा। इस काल में विग्रहराज प्रथम, नारायण पाल, गोपाल द्वितीय जैसे कमजोर शासक हुए। पुनः 988 में महिपाल प्रथम के समय पाल वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। लगातार युद्ध करके उसने उत्तरी, पश्चिम तथा पूर्वी बंगाल पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया तथा अपने राज्य की सीमा उसने वाराणसी तक बढ़ा ली। किंतु राजेंद्र चोल तथा कलचुरी गंगेदेव के आक्रमणों से इसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा। फिर भी बंगाल तथा बिहार के अधिकांश भागों पर इसका नियंत्रण था। नेपाल 1038 से 1055 को लंबे समय तक कलचुरियों से युद्धरत रहना पड़ा। यद्यपि विक्रमशिला महाविहार के प्रधानाचार्य दीपवंश श्रीज्ञान अतिश ने दोनों के मध्य समझौता करा दिया। अब यह पाल साम्राज्य में विघटनकारी प्रवृत्ति प्रधान हो चली थी। रामपाल 1077 से 1120 ईस्वी के कुछ हद तक व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की। इसी शासक के सम्मान में संध्याकर नंदी ने रामचरित की रचना की है, परंतु कालांतर में इसे सेन तथा गढ़वाल शक्ति के निरंतर हुए आक्रमण से कमजोर कर दिया। अंतिम पाल शासक गोविंद पाल था। इसके पश्चात लगभग 400 वर्षों तक उत्तरी
भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाल वंश का सूर्यास्त हो गया। गुर्जर प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रतिहार दूसरा प्रमुख राज था। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंध होने के कारण इसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक साधन उसके बहुसंख्यक अभिलेख हैं। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है। यह अभिलेख प्रशस्ति के रूप में है। यद्यपि इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, तथापि यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धि तथा उसकी वंशावली ज्ञात करने का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर की काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, भुवन कोश, जयानक की पृथ्वीराज विजय एवं समकालीन अरब लेखों के विवरण की भी जानकारी के स्रोत उपलब्ध हैं। ज्ञात होता है हरिश्चंद्र इस वंश का संस्थापक था। इसने जोधपुर के निकट मांडव्यपुर में अपना राज्य स्थापित किया। उसके पुत्रों ने नंदीपुर, भड़ौच, उज्जैनी आदि से अपने वंश को फैलाया। नागभट्ट प्रथम 730 से 765 ईस्वी के समय इस वंश की सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित हुई। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहा, किंतु इसी समय उसे राष्ट्रकूट दंतेदुर्ग से पराजित होना पड़ा। आगे वत्सराज 778 से 805 ईस्वी ने राजस्थान के मध्य भाग और उत्तरी भारत के पूर्वी भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ। कन्नौज पर आधिपत्य करने के प्रयास में उसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित करने की सफलता प्राप्त की, परंतु स्वयं राष्ट्रकूट ध्रुव से हार गया। नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी ने पुनः गुर्जरों की प्रतिष्ठा एवं शक्ति को स्थापित किया। ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ को पराजित किया, वत्स और अरबों से संघर्ष किया। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर धर्मपाल द्वारा स्थापित चक्रयुद्ध की गद्दी से बेदखल कर दिया। इसके परिणामस्वरूप धर्मपाल से हुए मुंगेर के युद्ध में उसे भी पराजित किया, परंतु चक्रयुद्ध तथा धर्मपाल ने मिलकर राष्ट्रकूटों को प्रतिहारों पर पुनः हमला करने को प्रेरित किया। 810 ईस्वी में राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय नागभट्ट को पराजित कर दिया तथा मालवा एवं गुजरात पर अधिकार कर लिया। प्रतिहारियों की शक्ति पर चरमोत्कर्ष मिहिर भोज अथवा भोज प्रथम 836 से 882 ईस्वी के शासनकाल में आया। यह युग शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी शासक था। वह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने में सफल रहा। साथ ही उसने राजपूताना, मालवा, मध्य प्रदेश तथा कलिंजर में भी अपनी शक्ति को संगठित किया। प्रारंभ में बंगाल के देवपाल से पराजित हो जाने के कारण पूर्व में उसके राज्य का विस्तार नहीं हो पाया। फिर राष्ट्रकूट ध्रुव से भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष में अन्य दो पक्षों से पराजित तो हुआ ही, साथ ही उसे कलचुरी शासक कोकल्य की शक्ति का सामना भी करना पड़ा। यद्यपि उसने शासन के उत्तरार्ध में पाल शासक नारायण पाल को हराकर उसने पुनः काफ़ी बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लिया। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद मिहिर भोज अपने साम्राज्य के अंतर्गत काठियावाड़, पंजाब, मालवा, राजपूताना तथा मध्य प्रदेश को सम्मिलित करने में सफल रहा। मिहिर भोज को इतिहास की कला
इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद मिहिर भोज अपने साम्राज्य के अंतर्गत काठियावाड़ क्षेत्र, पंजाब, मालवा, राजपूताना तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र में सम्मिलित करने में मालवा तथा मध्य प्रदेश को सम्मिलित करने में सफल रहा। मिहिर भोज को इतिहास में कला, साहित्य तथा धर्म के उदार संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। यद्यपि वह स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था, अपने सिक्कों पर इसके प्रतीक के रूप में उसने आदि वराह की उपाधि धारण की। इसका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी था। इसके समय में कश्मीर के साथ साथ शंकर वर्मन ने पश्चिम पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर अपने एक अधिकारी को सौंप दिया, परंतु महेंद्रपाल के पालों से मगध और उत्तरी बंगाल के कुछ क्षेत्र हस्तगत कर लिए। चालुक्यों पर भी उसका नियंत्रण रहा। महेंद्रपाल का राज हिमालय की विंध्याचल पहाड़ियों महेंद्रपाल का राज्य हिमालय से विंध्याचल और पूर्वी समुद्र तट से पश्चिमी समुद्र तट तक फैला हुआ था। वह विद्वानों का संरक्षक भी था। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर उसके दरबार में ही रहते थे। महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसका राज्यकाल कठिनाइयों से भरा रहा। 915 से 918 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा कन्नौज को खूब लूटा। यद्यपि महिपाल ने चंदेलों की सहायता से पुनः कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया, तथापि प्रतिहारियों की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात पहुंचा। प्रतिहारों के सामंतों जैसे चालुक्य, चंदेल, कलचुरी, परमार, मुहिल, चौहान आदि ने राज्य के विभिन्न भागों में अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। राज्यपाल के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने कन्नौज पर हमला करके इसे खूब लूटा। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। उसको हटाकर गढ़वालों ने अपनी सत्ता की स्थापना की। इसके अधीन कन्नौज इल्तुतमिश के कन्नौज विजय के से पूर्व तक बना रहा। राष्ट्रकूट उत्तरी दक्कन में स्थापित जिस किसी राज्य ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य किया, उसे राष्ट्रकूट राज्य की विशिष्ट भूमिका थी। यद्यपि राष्ट्रकूटों से पूर्व दक्कन में स्थापित कुछ अन्य शक्तियों ने भी नर्मदा से उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा को प्रसारित करने का प्रयत्न किया होगा, परंतु इस संदर्भ में वास्तविक सफलता राष्ट्रकूट शासकों को ही मिली। उन्होंने नर्मदा से उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही दिशाओं में अपने सैनिक दबाव को बनाए रखा। यद्यपि उसका एक नकारात्मक पक्ष भी था, अर्थात राष्ट्रकूटों की एक बड़ी ऊर्जा उत्तर भारत के सैनिक अभियानों में ही नष्ट हो गई। अगर इसका उपयोग दक्षिण भारत में किया गया होता तो संभव था कि दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अंतर्गत एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होती। फिर भी उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाकर राष्ट्रकूटों ने एक नवीन परंपरा की शुरुआत की। आगे फिर इसी प्रकार की ऐतिहासिक भूमिका मराठों द्वारा निभाई गई। चौथी शताब्दी की कतिपय लेखों में राष्ट्रकूटों की चर्चा प्रांतीय अधिकारियों के रूप में भी की गई। राष्ट्रकूटों के बारे में प्रमाण मध्य भारत एवं महाराष्ट्र के उत्तर भारत में प्राप्त होते हैं। वे कन्नड़ क्षेत्र से संबंधित थे। जैसे कि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ऐसा लगता है कि कर्नाटक के लाटूर क्षेत्र में संबंध थे, क्योंकि अधिकांश राष्ट्रकूट शासकों ने
लट्ठालूर परमेश्वर की उपाधि ली थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक वर्ग का संस्थापक मनक्का को माना जाता है। अतोरली छलोरी पद से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों की कई पीढ़ियाँ थी जो निम्नांकित हैं: कर्क प्रथम, ध्रुव, गोविंद तथा कर्क द्वितीय। इस वंश की स्थापना का श्रेय दंतिदुर्ग को है। एलोरा के राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक वर्ग का संस्थापक मनक्का को माना जाता है। अतोरली छरोली पद से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों की कई पीढ़ियाँ थी जो निम्नांकित कर्क प्रथम, ध्रुव, गोविंद तथा कर्क द्वितीय। इस वंश के स्थापना का श्रेय दंतिवुर को है। एलोरा के 10 अवतार गुफा से प्राप्त अभिलेख में राष्ट्रकूट वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूटों की स्वतंत्रता का श्रेय दंतिदुर्ग को ही जाता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी वातापी के चालुक्य वंशी शासक कार्तिकेय वर्मन को पराजित कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना। इस उपलक्ष्य में उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसे विरुद्ध को धारण किया। समनगढ़ ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि उसने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट तथा टंक के राजाओं को युद्ध में परास्त किया। दंतिदुर्ग के अंतर्गत उसके चाचा कृष्ण प्रथम 756 से 772 ईस्वी के तहत राष्ट्रकूट वंश की शक्ति का उत्थान हुआ। इसमें उसने उभर रहे चालुक्य शक्ति के साथ वेंगी के चालुक्य तथा गंग शासकों को भी पराजित किया। उसने मध्य प्रदेश के संपूर्ण मराठी क्षेत्र तथा संपूर्ण हैदराबाद तथा कोंकण पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम एक सख्त सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था। उसने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। राष्ट्रकूटों के अगले शासक ध्रुव धारावर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा पालों एवं प्रतिहारों के मध्य चल रहे द्विपक्षीय संघर्ष के त्रिपक्षीय संघर्ष में तब्दील कर दिया। उसने पाल तथा प्रतिहार दोनों शासकों को पराजित किया, परंतु ध्रुव स्थायी रूप से उत्तर भारत में नहीं टिक सका तथा आंतरिक कारणों से दक्षिण लौट आया। राष्ट्रकूटों का श्रेष्ठतम शासक गोविंद तृतीय को माना जाता है। उसने पुनः त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया तथा कन्नौज पर आक्रमण करके उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया तथा मालवा पर अधिकार कर उपेंद्र को वहां स्थापित कर दिया। फिर उसने चक्रायुद्ध तथा धर्मपाल से भी अधीनता स्वीकार करवाई। संजय ताम्रपत्र अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने हिमालय तक सैनिक अभियान किए तथा कौशल, कलिंग, वंग, डाहल आदि पर अधिकार स्थापित किया। इस समय राष्ट्रकूटों की शक्ति का स्वर्णकाल था। उन्हें विंध्य घाटी में अनेक मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था। उसे भी अभिलेखों में अनेक विजयों का श्रेय दिया गया है। सिरूर ताम्रपत्र में बताया गया है कि अंगवंग, मगध अथवा मालवा वेंगी के शासक उसके प्रति सम्मान रखते थे। अमोघ वर्ष की वास्तविक चर्चा उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व होने को लेकर है। उसने अनेक विद्वानों को दरबार में प्रश्रय दिया। उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग तथा
प्रश्नोत्तर मालिका की रचना की तथा जैन विद्वान जिनसेन तथा महावीराचार्य को संरक्षण दिया। वह स्वयं व्यक्तिगत रूप में जैन धर्म को मानने वाला था। अब अरब लेखक सुलेमान उसकी प्रशंसा करता है। आगे कृष्णतिथि 939 से 967 ने राष्ट्रकूटों की शक्ति के उत्थान का प्रयास किया। गंगों की सहायता से उसने चोलों को पराजित किया तथा कांची और तंजौर पर अधिकार कर लिया। परंतु उसके उत्तराधिकारियों के समय राष्ट्रकूट सत्ता विनष्ट होने लगी। उसके उत्तराधिकारी खोटिक के समय वीएस परमार ने राष्ट्रकूट राजधानी मानखेड़ पर हमला कर उसे लूटा तथा जला दिया। करखती इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके समय राष्ट्रकूटों के ही एक सामंत चालुक्य तैलब ने उसकी हत्या कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट शासन की महत्ता इस बात में है कि उसने 2 शताब्दियों के शासन की अवधि में उसने दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना के अतिरिक्त वहाँ प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक योगदान में राष्ट्रकूटों ने न सिर्फ राजनीति बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से कन्नड़ साहित्य के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय है, जो दक्षिण में तमिल के साथ सबसे पुरानी भाषा है। इसके अलावा उसने धार्मिक समन्वय तथा वास्तुकला के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कन्नड़ साहित्य के विकास के लिए वास्तव में प्रयास किए गए। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम ने स्वयं नृपतुंग के नाम से कन्नड़ में अलंकरण शास्त्र पर प्रथम पुस्तक कविराज मार्ग लिखकर कन्नड़ कवियों को प्रेरित किया। कन्नड़ साहित्य में वास्तविक रचना शिवकोटि की वरद रघन थी। कन्नड़ में प्राचीनतम काव्य रचने वाले स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार के ही रत्न थे। कृष्णतिथि के सामंत अरिकेसरी के दरबार में यश तिलक चंपू एवं नीति वाक्यमृत के रचयिता सोमदेव सूरी का वास था। इसके अतिरिक्त हलायुध जैसे विद्वान भी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कन्नड़ साहित्य के अन्य रत्नों में पंपा, कृष्णतिथि तथा पोन्ना के नाम प्रमुखता से आते हैं। पंपा ने आदि पुराण तथा विक्रमार्जुन लिखकर कन्नड़ साहित्य को अमूल्य निधि सौंपी। तो पोन्ना ने शांति पुराण तथा भुवनी कर्माभ्युदय लिखकर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया। राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में ही महान व्याकरण शास्त्री सक्टायन ने अमोघ व्रति तथा महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की। कन्नड़ साहित्य के विकास में जैनियों का भी प्रमुख योगदान है। जैन विद्वान जिनसेन ने ही आदि पुराण की रचना की है। राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नड़ के साथ साथ संस्कृत एवं अपभ्रंश तथा मराठी में लिखने वाले विद्वानों को भी संरक्षण दिए। यद्यपि इस समय संस्कृत साहित्य के लिए खास राजकीय प्रयत्न नहीं हुआ, तथापि राजशेखर जैसे कुछ संस्कृत विद्वान को राष्ट्रकूट दरबार में राजगुरु पद पर देखा जा सकता है। राष्ट्रकूट शासक स्वयं शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने शिक्षा के विकास हेतु समुचित प्रयास किए। राजकीय संसाधनों से अग्रहारों को भरपूर अनुदान दिया गया, क्योंकि तत्कालीन समाज में अग्रहार शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे अनेक अग्रहारों की स्थापना राज्य द्वारा की जाती थी।
उसमें शिक्षा के साथ आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था थी। अग्रहारों के साथ मंदिर एवं बौद्ध तथा जैन विहार भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इस समय संत लोगी का त्रयी पुरुष मंदिर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि राष्ट्रकूट शासक जैन धर्मानुयायी थे, तथापि उसके समय बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का भी प्रचलन था। इस समय जैन धर्म की विशेष प्रगति थी। अनेक राष्ट्रकूट शासकों ने, जैसे अमोघवर्ष प्रथम आदि, जैन धर्म के उत्साही अनुयायी थे। फलतः यह धर्म ब्राह्मण धर्म का मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत विष्णु, शिव, लक्ष्मी, आदित्य तथा पांडुरंग की पूजा की जाती थी। धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लोगों की आसक्ति तथा श्रद्धा थी। विभिन्न धार्मिक समुदायों के अस्तित्व के बावजूद सामाजिक वातावरण धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता से दूर था। राष्ट्रकूटों के समय दक्षिण में इस्लाम का भी प्रचार हुआ। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरबों को बसने दिया तथा मस्जिद बनाने की सुविधा दी। राष्ट्रकूट शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। दक्षिण भारत में जिस प्रसाद शैली का विकास हुआ, उसमें राष्ट्रकूटों का चालुक्यों के साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रकूट काल में कुछ मंदिर भी बनवाए गए जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रकूटों की महान स्थापत्य उदाहरण एलोरा में मिलती है। एलोरा स्थित रावण की खाई, दशावतार तथा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट कला में ज्वलंत उदाहरण है। दशावतार मंदिर पहले के बौद्ध मंदिर के समान है, अर्थात इसमें एक स्तंभ युक्त बरामदा एवं गर्भगृह है। यह 2 मंजिला मंदिर है तथा 44 स्तंभों पर टिकी हुई एक छत है। स्तंभों पर चारों ओर भित्ति स्तंभों के मध्य पौराणिक हिंदू देवताओं की उभारी हुई आकृति है। एक ओर वैष्णव तथा दूसरी ओर शैव आकृतियां हैं। रावण की खाई का आकार आयताकार है। इस पर्वत कंदरा में एक स्तंभ युक्त मंडप तथा गर्भगृह है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ भी दीवारों की भित्ति स्तंभ पर वैष्णव एवं शैव ग्रंथ भी उभरी हुई मूर्तियां उकेरी गई हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के काल में निर्मित हुआ। पर्वतशालाओं को खोदकर भवन निर्माण की कला का ये चरमोत्कर्ष है। इस काल में यह मंदिर गहरे दक्षिण और दक्कन के मध्य होने वाले सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। मंदिर का प्रांगण 4 मुख्य भागों में बटा है। इसमें विमान की ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें मंडप नंदी तथा 2 मंजिल गोपुरम है, जिसमें सभी की अक्षीय लंबाई समान है। यह द्रविड़ वास्तुकला की मूलभूत पद्धति को दर्शाता है। इनमें पहाड़ी के पार्श्व को तीन बड़ खाइयों के रूप में खोदा गया है तथा आधार को ऊर्ध्वाधर रूप में काटा गया है। इसी में 300 फीट गुणे 175 फीट की आयात का निर्माण हुआ है। खाइयों के मध्य एक पत्थर को खोदकर इस पर एक अन्य इमारती मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के बनाने वालों में पुरानी परंपराओं का एकदम से त्याग कर दिया गया। यद्यपि आकार में यह पट्टादिकल के मंदिर के समान दिखता है। इस प्रकार कैलाश मंदिर संसार में प्रस्तर कला की महान और अद्वितीय कृति है। सारा मंदिर तक्षण कला से अलंकृत है। संभवतः राष्ट्रकूट ने ही कुछ गुहाओं एवं उनके स्थापत्य कृतियों का निर्माण हुआ। इसमें एलिफेंटा के गुहा मंदिर इस स्थापत्य की अंतिम उपलब्धि है। इस प्रकार राष्ट्रकूट शासक महान निर्माता के रूप में विख्यात हैं। चाहे वह साम्राज्य का निर्माण हो या वास्तुकला,
साहित्य अथवा सर्वधर्म संभाव का